Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is graphic method of solution. I'm talking about the topic LPP. हमने अपने previous lecture में LPP का formulation पढ़ा था. आज के हम इस वीडियो में ग्राफिक मेथड पढ़ेंगे LPP का कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम होती है, वंस यू हैव फॉर्मुलेटेड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो आप उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, उसके दो तरीके होते हैं. एक होता है ग्राफिक मेथड जिससे आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और दूसरा होता है सिंप्लेक्स मेथड जिसमें कि कुछ टेबल्स बनती हैं जिनको सॉल्व करके आप लास्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज़ निकालते हैं, सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकालते हैं. लेकिन सबसे सिंपल मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है ग्राफिक मेथड. और यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक मेथड और सिंप्लेक्स मेथड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ग्राफिक मेथड भी पूछ सकता है, सिंप्लेक्स मेथड भी पूछ सकता है कि वंस यू हैव फॉर्मुलेटेड योर प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ईदर थ्रू ग्राफिक मेथड और थ्रू सिंप्लेक्स मेथड. आज के हम इस वीडियो में ग्राफिक मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ग्राफिक मेथड से प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्टेप समझते हैं. स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, कि आपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. सेकंड स्टेप है कि आपने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है. थर्ड स्टेप है कि फिजिबल रीजन को आपने आइडेंटिफाई करना है. फोर्थ स्टेप है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स को आपने लोकेट करना है. फिफ्थ पॉइंट है कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना है एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. और लास्ट पॉइंट है कि आपने ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ये जो स्टेप्स हैं, हमारे 6 स्टेप्स हैं, इनको हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दे रखा है. वो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा. अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर्स, द असेंबली ऑफ विच इज़ बीइंग अकम्प्लिश्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, बोथ men and women. Due to the limitations of space and finance, the number of workers employed cannot exceed 11, and their salary bill not more than rupees 60,000 per month. The male members of the skilled workers are paid rupees 6,000 per month, while the female workers doing the same work as the male member get rupees 5,000 per month. Data collected on the performance of these workers indicate that a male member constitutes rupees 10,000 per month to total return of the industry, while the female worker contributes rupees 8,500 per month. Determine the number of male and female workers to be employed in order to maximize the monthly total return. अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलपीपी के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन का. इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है. सबसे पहले लास्ट लाइन आप पढ़िए कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा. डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वर्ड पर ध्यान दीजिए, द मंथली टोटल रिटर्न. तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. तो हम सबसे पहले आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. तो प्रॉब्लम का फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा, मैक्सिमाइज टोटल मंथली रिटर्न. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा वो क्या कह रहा है कि आपने मैक्सिमाइज वर्ड आपको बोला गया है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेल एंड वर्कर्स फीमेल वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल मंथली रिटर्न. तो मैक्सिमाइज टोटल मंथली रिटर्न z इज इक्वल टू, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखिए ये आपको लाइन दे रखी है, Data collected on the performance of these workers indicate that a male member contributes rupees 10,000 per month to total return of the industry, while the female workers contributes rupees 8,500 per month. तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, z इज इक्वल टू हो गया आपका 10,000
x1 प्लस 8500 x2। अब हम आगे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हो गए, अभी तो देखिए सबसे पहला कॉन्स्टेंट इधर लाइन पढ़िए, ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ स्पेस एंड फाइनेंस द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड कैन नॉट एक्सीड 11। तो वर्कर्स यानी मेल एंड फीमेल वर्कर्स की बात कर रहे हैं। मेल अगर हम x1 ले रहे हैं और फीमेल x2 ले रहे हैं तो x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 11, कैन नॉट एक्सीड 11। 11 से कम हो सकते हैं, 11 के बराबर हो सकते हैं, 11 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो एक कॉन्स्टेंट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्स्टेंट वो क्या कह रहा है, देखिए, and their salary bill not more than rupees 60,000 per month. The male members of the skilled workers are paid rupees 6,000 per month. Female workers doing the same work as the male member gets rupees 5,000 per month. यानी कि आपका हो गया 6,000 x1 plus 5,000 x2 less than equals to 60,000, less than equals to 60,000, क्योंकि वो कह रहा है कि सैलरी बिल इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 60 हो गया। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में वो क्या कह रहा है कि ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ग्राफ को जब कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये मैं रब करूँगी यहाँ से फर्स्ट स्टेप को। अब जब ग्राफ को हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमने क्या करना है कि जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको जब हम साइन ऑफ उनकी जो इनइक्वालिटीज़ है उनको आप इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे तभी आप ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे कि आपका हो गया कंस्ट्रक्ट दी ग्राफ। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना है कि इसमें आपके दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यानी कि आपने क्या करना है, इसमें लिखिए इनइक्वालिटीज आर ग्राफ्ड टेकिंग दैम एज इक्वालिटीज़। जब आप इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे तभी ग्राफ कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट कॉन्स्टेंट है x1 प्लस x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 11। तो आप क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 11। तो आप इसमें x1 x2 की कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, आर्बिट्रली x2 की वैल्यू को 0 पुटअप करेंगे तो x1 की 11 हो गई। अब x1 की 0 पुटअप करेंगे तो x2 की 11 हो गई। सेकेंड आपका कॉन्स्टेंट क्या है, सेकेंड आपका कॉन्स्टेंट है 6x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 60। तो आपने इसमें क्या करना है, 6x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 60। इसमें भी आप क्या करेंगे, x1 और x2, आर्बिट्रली x1 की 0 पुटअप करेंगे तो x2 की वैल्यू आ गई 12, x2 की 0 पुटअप करेंगे तो x1 की आ गई 10। अब आप क्या करेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इधर देखिए, आप यहाँ पर लेंगे 0 2 4 6 8 10 12 से यहाँ पर लेंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले x1 की वैल्यू 11 है, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। x1 की वैल्यू 11 है, ये x1 एक्सेस है और ये आपकी x2 एक्सेस है। x1 की 11 है तो x2 आपका 0 है, तो आप ये लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स 11 0। और ऐसे ही जब x2 0 है और x1 आपका x1 11 था, मैंने कुछ गलत कर दिया है, एक सेकेंड, x2 0 था, हाँ, और x1 11, ये हमारा प्लॉट हो गया। अब x1 0 है और x2 आपका 11 है, यानी ये पॉइंट ही रहा, तो 0 और 11। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को इससे मिला देना है। अब ऐसे ही जो दूसरी लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करेंगे। x1 0 है और x2 12 है, x1 0 है और x2 आपका जो है वो 12 है, यानी कि ये 0 और 12। और दूसरा है x1 10 है,
और x2 आपका 0 है, यानी ये वाली लाइन। x1 10 है और x2 0 है, तो आपका ये पॉइंट्स आपके मैच हो गए इस वाली लाइन से। इधर देखिए, ये आपने दूसरी लाइन भी मिला दी। पहली लाइन तो आपकी वो थी और ये एक आपकी ये लाइन आ गई है जो कि इससे मिल गई है। तो अब देखिए, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप को क्या कह रहा है ग्राफिकल मेथड में, कि आपने फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है। तो आप सबसे पहले फिजिबल रीजन स्टूडेंट्स कौन सा होता है, वो सॉल्यूशन स्पेस होती है जो कि कॉमन एरिया होता है, जो आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं उनके बीच का सबका कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया देखो कौन सा हो गया, कॉमन एरिया ये वाला एरिया हो गया, दैट इज़ योर फिजिबल रीजन, क्योंकि ये वो एरिया है जो इस लाइन के अंडर और इस बड़ी लाइन के अंडर में फॉल कर रहा है। मतलब ये वो कॉमन एरिया है जो कि पूरे एरिया का अंदर का कॉमन एरिया है। ये एरिया बड़े उसके अंदर भी आ रहा है और छोटे उसके अंदर भी आ रहा है, तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। आप सबको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये एक लाइन है हमारी और ये एक लाइन है, तो इस बड़ी लाइन के अंडर में भी ये कॉमन एरिया आ रहा है और छोटी लाइन के अंदर में तो ये कॉमन एरिया, इस वाली लाइन के अंदर में तो ये कॉमन एरिया है ही। तो वो एरिया जो कि सॉल्यूशन स्पेस जो कि कॉमन होता है टू ऑल द लाइंस, वो आपका फिजिबल रीजन हुआ। अब आपने क्या करना है फोर्थ स्टेप पे स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो देखिए एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हो गए, इनके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देते हैं। एक तो ये हो गया O, इसको आप O पॉइंट, कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। एक इस पॉइंट को ले लीजिए A, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके थे 11 एंड 0। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके थे, एक आपका था 10 एंड 0, सॉरी। देखिए ये वाला पॉइंट एक आपका हो गया, तो ये आपका पॉइंट हो गया 10 एंड 0। तो एक A पॉइंट आपका ये हो गया, एक ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया P, और एक ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया D। तो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, O कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, A आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10 एंड 0। ये जो P कोऑर्डिनेट है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का, ये हम निकाल लेते हैं। और D वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 एंड 11। तो अब ये जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, देखिए 4 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम कैसे निकालेंगे, जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम क्या करेंगे, देखिए दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब x1 + x2 = 11, और जो दूसरी इक्वेशन है 6x1 + 5x2 = 60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x1 कैंसिल हो गए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ इसको, इधर देखिए, तो आपका ये आ गया 6x1 + 6x2 = 66, 6x1 + 5x2 = 60, साइन चेंज, तो ये आ गया x2 = 6। जब x2 की वैल्यू वहाँ पुटअप करेंगे तो 6x1 36 = 66, 6x1 = कितना हो गया 30, x1 = हो गया 5। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स आपके जो हो गए वो हो गए 5 एंड 6। अब लास्ट नेक्स्ट स्टेप को क्या कह रहा है, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो आपने क्या करना है, देखिए अब ये जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकले हैं यानी O A P D, तो आपने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप आपने लिखना है, टेबल बनानी है। एक तरफ लिखना है एक्सट्रीम पॉइंट
एक तरफ लिखना है कोऑर्डिनेट्स और एक तरफ लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके हो गए ओ, ए, पी, डी। कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 0 0, ठीक है। ए के हो गए 10 0, पी के हो गए 5 6 और डी के हो गए 0 और 11। अब आप z इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे 10,000 x1 प्लस 8500 x2 था, तो आप x1 की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे और x2 की भी 0 पुटअप करेंगे, तो 10,000 इंटू 0 प्लस 8500 इंटू 0 विल गिव यू 0, ठीक है। ऐसे ही 10 0 को जब आप यहाँ रखेंगे तो z क्या हो जाएगा 10,000 x1 यानी 10 प्लस 8500 इंटू x2 0 विल गिव यू 1 लाख। ऐसे ही आप इसका सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 10,000 x1 यानी 5 प्लस 8500 इंटू 6 will give you 1,01,000। और ऐसे ही जब आप d इसकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे यानी z इज इक्वल टू 10,000 इंटू 0 प्लस 8500 इंटू 11, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 93,500। तो स्टूडेंट्स आप देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमाइज टोटल रिटर्न की वो बात कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट पे आ रही है, आपको मिल रही है, वो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 6, क्योंकि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है z की जब आपके कोऑर्डिनेट्स 5 और 6 हैं। तो लास्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप लास्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to 10,000 x1 plus 8500 x2 occurs at extreme point p5,6 जिसकी वैल्यू है 1,01,000। आपने देखना है इस सब में मैक्सिमाइज टोटल रिटर्न कौन से कोऑर्डिनेट से मिल रहा है, वो इससे मिल रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफिकल मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी प्रॉब्लम लेंगे ग्राफिकल मेथड की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।